So today we have as a guest with us Mr. Varun Singh. He's from Tech Mahindra and he has experience as teacher educator for primary mathematics. Mr. Varun, please tell us something more about your experiences. थैंक्स अलॉट अनीता मैम। तो सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम वरुण है और मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ टेक महिंद्रा फाउंडेशन में। अगर मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेटेड एमएससी किया है और उसके बाद मैंने टेक में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में एज ए कैंपस एसोसिएट मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया है और गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ मेरा रिगरस प्रोफेशनल वहाँ पे काम रहा है। करीब 4 वर्षों तक मैंने उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के काशीपुर ब्लॉक में मैं सरकारी स्कूल में मैं काम किया हूँ। वहाँ पे स्कूल में जाकर के वहाँ के पढ़ाई लिखाई को समझना, सरकारी व्यवस्था को समझना, क्या चैलेंजेस टीचर फेस करते हैं, क्या चैलेंजेस बच्चे फेस करते हैं, उस चीज को देखना। ग्रेजुअली फिर मैं टीचर एडुकेटर के रोल में मैं शिफ्ट हो गया हूँ और वहाँ पे मैंने ब्लॉक लेवल पे टीचर एडुकेटर के तौर पे मैंने काम किया है। मैंने एससीईआरटी में मॉड्यूल डेवलपमेंट में मेरा रोल रहा है। मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के ग्रुप के तौर पे मैंने देहरादून एससीईआरटी में मैंने इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल डेवलपमेंट रहा है उसका मैं पार्ट रहा हूँ और उसका एक इम्प्लीमेंटेशन कैसे मैं जो इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स डेवलप होते हैं स्टेट लेवल पे उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, कैसे उसका ब्लॉक लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, इस पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज करना, देख पाना और उसमें हेल्प कर पाना, ये मेरा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में एज ए टीचर एजुकेटर मेरा रोल रहा है। मैथमेटिक्स चूंकि मैंने एमएससी कर रखा है तो मैथ्स में मेरा खास इंटरेस्ट रहा है और जनरली मैं मैथ्स के प्राइमरी सेक्शन के जो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको मैं डील करता हूँ, टीचर्स के साथ बातचीत करता हूँ। पिछले 3-4 वर्षों से मैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी टीचर्स हैं ग्रेड 1 to 5 उनके साथ हमारा रेगुलर फेस टू फेस वर्कशॉप इनिशियली रहता था। जब से कोविड का टाइम से आया तब से हम लोग ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुए हैं और तब से पिछले 2 वर्षों से हम लोग मैथ्स के विभिन्न टॉपिक्स पे नंबर कॉन्सेप्ट्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हमने एक पूरा प्लान डिजाइन किया है। 5 days वर्कशॉप हम लोग करवाते हैं थ्रू वेबिनार्स और जब मौका मिलता है तो हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन भी करते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल एज ए मेरा प्रोफेशनल जर्नी रहा है। पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार स्कूल एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स मेरा चूंकि इंटरेस्ट एरिया है तो मैं मैथमेटिक्स में काम करता हूँ। तो वरुण, आपका इंट्रोडक्शन सुनकर के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप प्राइमरी मैथमेटिक्स एजुकेशन में बहुत काम कर रहे हैं और काफी आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस है। हमारा ये जो मैथ्स चिंतन है इसका ध्येय ये है कि हम रोज थोड़ा सा बैठ करके एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं 2 विषयों के बारे में। एक तो ये कि जो आज से आने वाला समय है, हम सबने देखा कि टाइम कभी भी बहुत तेजी से रंग बदलता है और हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो इस समय जितनी तेजी से दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो सोशल लेवल पर है, चाहे इकोनॉमिकल लेवल पर है, चाहे वो साइंटिफिक लेवल पर है, चाहे वो क्लाइमेट रियलिटी की वजह से है, तो जिस तेजी से वो चेंजेस आ रहे हैं उस तेजी से जो नॉलेज डोमेन है वो भी साथ साथ चेंज हो रही है क्योंकि प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और फिर जो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए फिर और नई तरह की डेवलपमेंट आती है, फिर उस टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उनके सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं। तो हो ये रहा है कि एक साइकिल में हम चल रहे हैं, जी रहे हैं। तो हमको ये सबको समझ में आ रहा है कि बहुत डिफरेंट टाइप के चेंजेस हैं, रैपिड चेंजेस हैं और उस रैपिड चेंजेस के चलते कैसे हमें अपनी जो मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग है उसको चेंज करना है, वो हर फील्ड में सोचने की जरूरत है। चाहे वो कंटेंट है, चाहे वो करिकुलम है, चाहे वो डिलीवरी है, so every way we need to change. Mr. Jagminder has also joined with us. Welcome, Mr. Jagminder ji. जगमिंदर जी आप अभी शायद म्यूट पर हैं। मैं एक उनका जगमिंदर जी का भी कुछ नेट का इशू है शायद, वो ही वाज सेइंग कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। मैं उनका एक परिचय दे देती हूँ कि वो बहुत स्ट्रेटेजिक लीडर हैं।
So he was one of the founder principals of a prestigious school in Haryana. और उसके बाद इन्होंने he's postgraduate in English, but then psychologist and management student also, and then he is quality assessor and trainer. He has done the lead assessment in in more than 100 schools, and now he is taking care as director of many schools. So welcome, Jagminder ji. Meenakshi has also joined. Welcome, Meenakshi. Welcome, Sanjay. So I was discussing कि हम ये रोज 1 घंटा बैठ करके ऐसी चर्चा करते हैं कि जितनी रैपिड चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, उसके चलते हमें मैथमेटिक्स टीचिंग के बारे में क्या सोचना है। पहली बात सॉरी, हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे मैथमेटिक्स को कैसे समझें, कैसे जानें, उनके लिए मैथमेटिक्स लर्निंग का क्या मीनिंग होना चाहिए और क्या पर्पस होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर पर्पस क्लियर है तो उस पर्पस के चलते हमें क्या जो अभी प्रेजेंट करिकुलम है उसमें किसी तरह का चेंज डिजायर्ड है। कंटेंट मतलब मैं 3 डायमेंशंस में बात करना चाहूंगी, कंटेंट में भी, टीचिंग पेडागोजीज में भी, और अप्रोच टू द सब्जेक्ट भी। तो वरुण, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है खासकर से प्राइमरी एजुकेशन में जो रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल जब आप बच्चों को प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स ट्रेनिंग देते हैं या आप टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स का परसेप्शन कैसे बदल रहा है मैथमेटिक्स के प्रति? क्योंकि एक तरफ तो डर एज इट इज है, मैथमेटिक्स को लेकर के जो हुआ है वो एक तरफ बना हुआ है, और दूसरी तरफ ये भी है कि वो शायद डर के चलते उनको लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक इजी एस्केप है उनके लिए। उनसे आप बात करोगे तो कहेंगे कि मुझे नंबर समझ में आ गया, मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये 4 सिंबल समझ में आ गए, अब मेरे को कुछ भी करना है तो मेरे पास कैलकुलेटर भी है, और कोई हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए बहुत तरह के सॉफ्टवेयर है, एप्स हैं। सो आप मुझे बताओ कि जो मैथमेटिक्स की किस तरह की अंडरस्टैंडिंग प्राइमरी लेवल पर रिक्वायर्ड है और कैसे ये परसेप्शंस चेंज किए जा सकते हैं, या इनको वास्तव में चेंज करने की जरूरत है भी या नहीं? बिल्कुल मैम, तो ये अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम मैथ्स बेसिकली पढ़ा क्यों रहे हैं। इनफैक्ट जब भी मैं एज ए टीचर एजुकेटर मेरा रोल है, और मैं पिछले 10 वर्षों से इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि मैथ्स पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। और मेरा भी पहला सवाल यही टीचर्स के साथ रहता है कि आपको क्या लगता है कि मैथ्स हम क्यों पढ़ते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसा मेजॉरिटी जो रिस्पॉन्स वो यही निकल करके आता है कि मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैथ्स में हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम एक डोमेन हो गया, मेजरमेंट एक डोमेन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, डेटा हैंडलिंग हो गया, हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैथ्स में हम पढ़ रहे होते हैं। और इसका हमें कहीं ना कहीं रियल लाइफ में उपयोग भी दिख रहा होता है कि अगर मुझे जोड़ घटाव गुना भाग आ रहा है तो शायद मैं अच्छे से डील कर पाऊंगा, कुछ भी सामान खरीदना है या बेचना है। तो ये निकल करके आता है टीचर्स की साइड से कि मैथ्स पढ़ने का एक उद्देश्य, एक बहुत बड़ा उद्देश्य तो ये होता है कि हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को समझें, साथ ही साथ उसका डेली लाइफ के यूसेज को हम समझ लें। ये एक मेन जो पॉइंट निकल के टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते समय आता है। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ बारीक पॉइंट्स को लेकर के आते हैं कि अच्छा मैथ्स पढ़ने से क्या होता है कि बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है। कुछ टीचर्स ऐसे ही बोलते हैं कि अच्छा बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बच्चों में डेवलप होता है कि अच्छा सवाल को टैकल करना आ जाता है कि अच्छा सवाल उनके सामने कोई भी हो सकता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या हो सकता है डेली लाइफ प्रॉब्लम हो, तो कैसे टैकल करें, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा। मैथ्स पढ़ने के दौरान ये सब चीजें बच्चा सीखता है। तो मैं जो रिस्पॉन्सेज देख रहा हूँ टीचर्स का, वो मेजरली इस तरह के रिस्पॉन्स मुझे समझ में आता है। और मैं इस चीजों को फिर से मैं एनसीएफ से जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारा एनसीएफ 2005 जो बातें कह रही है, और उसके बाद जो पोजीशन पेपर जो कह रहा है कि हाँ मैथ्स में हम कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम स्किल्स भी पढ़ रहे होते हैं। मैथ्स पढ़ने के दौरान कुछ सेट ऑफ स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होता है। तो मैथ्स पढ़ाने का लेकिन अगर मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं
तो शायद कुछ बच्चों को यही लगता है कि अच्छा मैथ्स के को मैं जोड़ घटाव समझ लूं, गिनती को बोल लूं, भाग अगर का सवाल आया तो मैं सॉल्व कर लूं, तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का परसेप्शन होता है कि अच्छा बच्चों के लिए ये एक ऑब्जेक्टिव है, टीचर्स के लिए ये एक ऑब्जेक्टिव है। हमें लगता है कि एज ए टीचर एजुकेटर हमें टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ डायरेक्टली तो हम बच्चों के साथ नहीं, हम टीचर्स के साथ पहले इस बात पे कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं कि मैथ्स पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो एक बड़ा उद्देश्य जो पोजीशन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग जो आया है एनसीएफ 2005 के बाद, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट वे में इस बात को फोकस किया कि बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है उसे चेंज करना है। मैथ्स पढ़ाने का एक बड़ा उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के थॉट प्रोसेस को चेंज करना, जिसे वो एक टर्म दे रहे हैं मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड, या बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो अब ये एक जो हायर एम है, जो एनसीएफ 2005 बोलता है कि मैथ्स पढ़ाने का एक जो बड़ा उद्देश्य है बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ये एक बड़ा उद्देश्य है। साथ ही साथ नैरो एम तो ये भी है कि हम मैथ्स हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारा डायरेक्टली रोजगार, मेरा एम्प्लॉयमेंट मैथ्स पढ़ाने से ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि आजकल ना एक नया टर्म यूज किया जा रहा है, वो है लर्निंग स्टैंडर्ड्स। तो लर्निंग स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं मैथमेटिक्स में हर लेवल के ऊपर। और मैं उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए ये देख पा रही थी कि वो ये कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो 3 तरह से पढ़ने की जरूरत है, तीन लेवल पर उसकी जरूरत है। वन इज मैथमेटिक्स प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ, और वहां जो मेन जो चीज जिसको वो इंडिकेट कर रहे हैं वो फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। दूसरा, मैथमेटिक्स एट वर्क प्लेस, ऑल अक्रॉस द ग्लोब दिस हैज बीन फेल्ड कि जो मैथमेटिक्स हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, that mathematics is very different from the mathematics which is required at the workplace. So हर बच्चे को ये समझ में आता है कि ये तो मैंने अपने जीवन में कहीं यूज करना ही नहीं है, और मैं जब काम करने भी जा रहा हूँ तब भी ये कहीं यूज नहीं हो रहा। वहां पर तो प्रॉब्लम को नए ढंग से समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वहां अलग तरीके से सीखी जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम पहले सामने आ जाती है, और जब वो सामने आके खड़ी हो जाती है तो फिर हर बच्चा ये ढूंढता है कि अब इसको, हर बच्चा या हर प्रोफेशनल जो है वो ये समझने की कोशिश करता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो मुझे कहाँ से मिलेंगे, और मैं कैसे जो है वो इनका इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो उसके चक्कर में वो जितना उसको डिजायर्ड है मैथमेटिक्स या और कोई भी नॉलेज, वो उसको सीखता है। और जो तीसरी चीज जो वो बात कर रहे हैं लर्निंग स्टैंडर्ड्स में, वो ये कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स का जो तीसरा जो यूज है वो है साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस को स्ट्रॉन्ग करना। तो 3 तरह से मैथमेटिक्स की एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है या उसके यूज की बात हो रही है। इसमें से प्राइमरी लेवल पर आपको क्या लगता है कि क्या चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? किसको सेंटर में रख करके, किसको फोकस में ला करके जो है हमें मैथमेटिक्स ट्रेनिंग देनी चाहिए? अगर मैं बात करूं प्राइमरी लेवल पे, तो मुझे ये लगता है कि मैथमेटिक्स को सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम प्राइमरी लेवल पे जो मुझे समझ में आया है, पहले मैं प्रॉब्लम्स को आपको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। अभी मैं देख रहा था असर रिपोर्ट या एनएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे का रिपोर्ट में देख रहा था, तो मुझे समझ में आया कि करीब 70% बच्चे ग्रेड 3 में ऐसे होते हैं जिन्हें सिंपल 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। ऐसे करीब 75% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 5 में पहुंच गए हैं और उन्हें डिवीजन नहीं आता, डिवीजन एल्गोरिदम नहीं समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि प्राइमरी लेवल पे हमें और जो हमारा ये एनईपी 2020 भी आया हुआ है, वो प्राइमरी लेवल पे बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा है, और निपुण भारत मिशन के तहत फाउंडेशनल न्यूमरेसी पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि मैथमेटिक्स, मुझे क्या समझ में आता है कि मैथमेटिक्स इज अ वेरी हायरार्किकल सब्जेक्ट, कि अगर आपको गिनती नहीं आएगी तो आप एडिशन नहीं सीख पाओगे, अगर आपको एडिशन में प्रॉब्लम है फिर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत हायरार्किकल सब्जेक्ट है। तो जब तक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक मुझे लग रहा है कि
अपर प्राइमरी की बात करना थोड़ा मुश्किल है। जब तक आप प्राइमरी लेवल को ठीक नहीं करोगे, अपर प्राइमरी ठीक नहीं होगा। तो प्राइमरी लेवल में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मुझे समझ में आया कि आपको फाउंडेशनल न्यूमरेसी पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारे टीचर्स ट्रेनिंग में क्या होता है कि टीचर्स आते हैं और मैं पूछता हूँ कि आप बताओ कि गिनती से हम क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है गिनना क्या होता है? तो कुछ टीचर्स बोलते हैं कि अगर बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बोल लेता है 100 तक, तो हम कह सकते हैं गिनना आ गया। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि अगर वो बोलते के साथ साथ वो अगर लिख भी लेता है तो भी हम कह सकते हैं गिनना आ गया। कुछ टीचर्स ऐसे कहते हैं कि अच्छा न्यूमरल आइडेंटिफिकेशन, वो न्यूमरल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सारे न्यूमरल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो भी हम कह सकते हैं गिनना आ गया। तो मेरा अगला सवाल ये उनसे रहता है कि मैं उनके सामने एक केस स्टडी प्रेजेंट करता हूँ जहां पे बच्चे को इस तरह से बोलना आ जाता है, बच्चों को लिखना आ जाता है, बच्चों को न्यूमरल आइडेंटिफाई करना आ जाता है। लेकिन अगर आप उनको बोलोगे कि अच्छा ये 25 स्टोन्स रखे हुए हैं आपके सामने और आपको इसमें से 13 स्टोन पिक करके लाना है, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलना आता है, लिखना आता है, न्यूमरल आइडेंटिफिकेशन करना आता है, लेकिन अगर आप बोलो कि आपको 13 आइटम पिक करके लाना है तो वो 13 के बदले 15 ले आएंगे, 12 ले आएंगे, 8 ले आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही प्राइमरी एजुकेशन में फोकस में रखना चाहिए कि फाउंडेशनल न्यूमरेसी, जहां बच्चों को गिनने का मतलब समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे केवल रट ले, केवल लिख ले, केवल सिंबल याद कर ले तो केवल स्ट्रॉन्ग हो। नहीं, मगर वरुण जी एक बात और, कि जो टीचर्स ऑलरेडी सिस्टम में हैं उनका माइंडसेट हम कैसे बदलें? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में कि वो टीचर्स जो ऑलरेडी सिस्टम में हैं वो क्या करते हैं कि बच्चे को रटवाते हैं कि बोल बेटा नंबर बोल, ये नहीं देखते कि वो गिन पा रहा है कि नहीं, चीजों को गिन पा रहा है नहीं, वो नंबर बोल 1 2 3 4 5 10 तक बच्चे ने बोला, अरे आ गई गिनती, आ गई थी को। तो ये जो माइंडसेट है ये कैसे? तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के केस स्टडीज हमें उनके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। जिस तरह का केस स्टडी में आपके मतलब इस तरह का कुछ एक लिस्ट ऑफ केस स्टडी हमें रखना चाहिए, और जो हम लोग अपने ट्रेनिंग में रखते भी हैं कि अच्छा आपको पहले, इसलिए मैं उनसे पूछता हूं कि आपको एज ए टीचर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप पिछले 10-15 वर्षों से पढ़ा रहे हो, आपका ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है गिनती के तौर पे, या ये क्राइटेरिया होता है जोड़ के तौर पे, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए मैंने एक केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है कि ठीक है बच्चों को बोलना आता है, बच्चों को लिखना आता है, न्यूमरल आइडेंटिफिकेशन करना आता है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं गिन पा रहा है, यानी आपकी समझ में थोड़ा प्रॉब्लम है, गिनना का मतलब आपको शायद ठीक से नहीं पता है। और फिर हम वहां से स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली कि काउंटिंग के 5 प्रिंसिपल होते हैं, उन 5 प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि अक्सर क्या होता है कि बच्चे 1 to 1 टैगिंग मिस कर जाते हैं कि अच्छा वो बोल तो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उनका फिंगर मूवमेंट जो होता है ऑब्जेक्ट्स के साथ वो टैग नहीं कर पाता है कि एक का एक के साथ टैगिंग, 2 का दूसरे के साथ टैगिंग, 3 का तीसरे के साथ। वरुण जी 1 मिनट रुकिए, जगमिंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जगमिंदर जी बताइए, जगमिंदर जी का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है ना। मैं टीचर तो मैथ का रहा हूं मैं। वरुण सर, मैं ये मतलब मेरी क्यूरियोसिटी है कि बच्चा चल भाई लॉजिक है, मैडम कह रहे थे लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं, आप कह रहे थे कि भाई वो एक्टिविटी कर लेता है, तो मैं एक सोच रहा था कि मीन्स बच्चा ये दिमाग में कैसे लेके जाएगा, मतलब उसको डिजिटली दिमाग में कैसे थिंक करेगा, या डिजिटली दिमाग में नहीं थिंक करके वो लॉजिकली कैसे उसको एनालिटिकल करेगा, मतलब वो उसकी विजडम का पार्ट कैसे बनेगा। मेरा मतलब ये पूछना चाह रहा था। जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ वो तो ये एक नया वर्ड कॉइन किया गया है, आई थिंक सीबीएसई और एनसीईआरटी के जो अब नए डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उसमें, कि लर्निंग स्टैंडर्ड्स क्या है और हम उसके अकॉर्डिंगली ये जज कर पाए कि बच्चा किस लेवल पर है अपनी लर्निंग के। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि वो प्रोसेस में उसके थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट कैसे बनेगा, तो वो तभी होगा जब उसकी जो नंबर सेंस है वो ठीक से डेवलप हो पाएगी। क्योंकि अगर खाली हमने सिर्फ उसको काउंटिंग एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह दे दिया कि काउंटिंग करनी है, लेकिन उसके जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं, वरुण कुछ कह रहे थे, क्योंकि वरुण आप मैं चाहूंगी कि पहले आप
वो 5 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करें एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट आंसर इज क्वेश्चन। क्योंकि मुझे भी यही लगता है स्ट्रांगली कि जब तक बच्चे एक कंफर्टेबल नहीं होंगे नंबर्स को हैंडल करने में, एक नंबर सेंस डेवलप नहीं होगी बच्चों के अंदर, तो वो कितना गिनती उनके लिए नाम है जो उन्होंने रट ली है, और न्यूमरल भी उनके लिए कुछ सिंबल्स हैं जो उन्होंने रट ली है। उनके बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है या नहीं, या ये नहीं है, तो वो प्रॉब्लम देते हैं। और मैंने ये भी देखा कि जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात कर रहे थे वरुण आप, कि उसमें डाटा हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक था जिसमें 70% बच्चे सारी प्रॉब्लम्स कर पा रहे है ना। अब ये बड़ी अजीब बात है कि वो बाकी हिसाब किताब नहीं कर पाते मगर डाटा हैंडलिंग कर पाते। इसका मतलब कहीं डाटा हैंडलिंग की डेली लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है, कहीं कुछ ऐसा है जो वो सर लेकिन एक बात है, डेटा हैंडलिंग कर तो लेते हैं क्योंकि वो बहुत एलिमेंट्री लेवल की प्रॉब्लम होती है, लेकिन डेटा हैंडलिंग करते हुए सचमुच में हैंडल कितना कर रहे हैं ये तब समझ में आता है जाकर के जब उनको ऐसा डेटा दे दिया जाए जो डेटा डिसीविंग है। क्या वो ढूंढ पा रहे हैं कि व्हाट इज डिसीविंग देयर, या जो डेटा ऐसा है जिसमें बहुत कुछ जो नहीं दिख रहा है वो बता रहा है कि डेटा के अंदर क्या हिडन है, क्या चीज, क्या कॉम्प्लेक्स डेटा तो नहीं हैंडल कर सकते बच्चे, मैंने तीसरी चौथी के बच्चों के साथ मैं जगमिंदर जी से कहूंगी कि वो उन्होंने एक बार मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिए थे डेटा को लेकर के कि डेटा को भी हम कैसे रीड करते हैं और कैसे समझते हैं और कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जगमिंदर जी, कैन यू शेयर दोस एग्जांपल्स विद अस? देखो, आई वाज स्पीकर इन IIT. I had to speak on school operation. But I was attending the conference there. अशोक है, डाटा साइंटिस्ट है भारत का, अशोक कुमार जी। तो उन्होंने ना डाटा प्रस्तुत किया था। उन्होंने डाटा ऐसे प्रस्तुत किया कि बच्चे जो मैथमेटिक्स है या बच्चे को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस है, उसमें 0 से लेके 100 तक नंबर लेता है। लेकिन जब भी बात आती है कि 32 नंबर की, तो बहुत कम बच्चे 32 नंबर लेते हैं, 32। और 34 की भी संख्या कम होती है, मतलब 35 की संख्या भी कम होती है। लेकिन 33 जब आता था, 33-34 आता था, वो 8 गुना ज्यादा हो जाता था। उसमें से कम होता था 29, 30, 31, 32। मतलब ये कि बच्चे जो नंबर ज्यादा चूज करते हैं। ना। हाँ। उन्होंने कहा कि मतलब वो पूरे सभी बोर्ड्स का डाटा लिए हुए था, रिजल्ट का। अच्छा, रिजल्ट का डाटा। हाँ, रिजल्ट का डाटा लिए हुए था। तो उन्होंने कहा कि टीचर इतने लिबरल होते हैं, अगर वो 30, 31, 32 पे आ जाए तो उसको पास मार्क्स में दे देते हैं। दूसरा उन्होंने एक डाटा और बताया कि 1947 से लेके अब तक के जितने लोग रिटायर हुए हैं या हमारी उम्र से बड़े हैं, अबव 50 है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ डाटा में 5, 10, 20 ज्यादा है। क्योंकि पहले आचार्य जी के पास जाते थे, लिख दो जी इसका 10 साल का, 20 साल का, 5 साल का, ऐसे तो होता नहीं था कि लिख दो जी 6 साल का। तो टीचर अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपने मैथ को इजी करने के लिए कभी भी 13, 19 मतलब ऐसी डेट कम लगाता था डेट ऑफ बर्थ में। अप टू दिस ही सेड के 62 तक ऐसा हुआ। 10 तारीख और 20 तारीख। नहीं, जगमिंदर जी मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जब मेरे फादर ने जब मुझे 6th क्लास में भर्ती किया तो प्रिंसिपल ने ये कहा कि भाई आज के उस समय 11वीं क्लास तक होता था, और उन्होंने कहा कि 11वीं क्लास में तो 15 साल का बच्चा होना ही चाहिए। तो आप डेट ऑफ बर्थ ऐसी लिखवाना जिससे कि ये बच्चा 15 या 16 साल का हो जाए उस समय। 11वीं कर जाए, प्री इंजीनियरिंग कर जाए, प्रेप कर जाए। हाँ, तो मेरे फादर ने मेरी डेट ऑफ बर्थ 1.5 साल बढ़वा के, मैं यंग था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जब भी डेट बढ़ती थी तो उसको 5, 10, 20 तारीख में बदलते थे। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20-10-1972, लेकिन मेरी ओरिजिनल है वो 21 अगस्त। तो डाटा में ये भी कैलकुलेशंस हैं कुछ। जी। बट कम टू दी मैथ अगेन। आई वाज इन B.Ed in 1993।
और मंगला मैडम थी, उन्होंने पहले बोर्ड पे आके लिखा हुआ क्या मैथ इज लाइफ। और ही टोल्ड जितने हम सांस लेते हैं, ही टोल्ड के जितने दिन होते हैं, ही टोल्ड के जो टाइम है, ही टोल्ड के जो खाना खाते हैं, ही टोल्ड के पापा कितने पैसे देते हैं। मीन्स रिलीवेंट एग्जाम्पल, दैट लॉजिक आई कैन नॉट फॉरगेट होल लाइफ। राइट ओनली मैथमेटिक्स इज लाइफ, देन दृष्टांत जो उसने लॉजिकल तर्क संगत बातें बताई जो मेरे मस्तिष्क में ऑलरेडी थी। देन आई हेलो, हाँ जी, आप म्यूट। लर्निंग स्टैंडर्ड बढ़ गया जी। फिर जी बताइए। 1993 में उसमें अगला पीरियड था योगा का। तो हमारे गुरुजी थे, गुरुदेव नाम था, वो बोले आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। कहा जी लाइफ तो मैथमेटिक्स थी, आत्मा और परमात्मा का मिलन योग हो गया। तो वो जो मतलब वो रेलिवेंसी, मतलब न्यूमरेसी हो और कैलकुलेशंस हो, लॉजिक हो, तो वो रेलिवेंसी कितनी थी, दैट मेक्स लर्निंग स्टैंडर्ड, आई थिंक सो। चलो जी, आपका मतलब है कि लर्निंग स्टैंडर्ड की जब बात करते हैं तो आपको लर्निंग स्टैंडर्ड आप उसको कहेंगे जो रेलेवेंट है बच्चे की लाइफ में। हाँ, जो उसको कोरिलेट कर रहा हो, जिससे वो कोरिलेट कर रहा। तो हाँ। मुझे आप ये बताइए, क्योंकि आपने अभी तक आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का टीचिंग का भी, और आपने 100 से ज्यादा स्कूल्स को असेस भी किया है। आपको जो मैथमेटिक्स टीचिंग का सिनेरियो है, कभी आपकी बच्चों से भी बात हुई होगी, आपको क्या लगता है कि किस तरह की सोच में चेंजेस आ रहे हैं, या बच्चों को जो कंटेंट वो पढ़ रहे हैं उसमें से कौन से कंटेंट रेलेवेंट लगता है, कौन से इररेलेवेंट? सोच में फर्क आने का मेन कारण है कि उनके कुछ के पेरेंट्स 20 से 30% के पेरेंट्स मैथमेटिक्स में कमजोर रहे और वो अपना लॉजिक रिलेवेंसी देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी मैथ में वीक था, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, मैथ तो मेहनत मांगता है। तो बच्चे का माइंड सेट वैसा हो जाता है। 20 से 30% प्रॉब्लम ये है। अगली प्रॉब्लम ये है, मी इंक्लूडिंग और वरुण, प्रकाश और अनीता, वो बोलते हैं मैथ तो प्रैक्टिस का गेम है, मैथ तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, पर आपको ये करना पड़ेगा। और चाइल्ड इज अनेबल टू डू दैट प्रैक्टिस। इसलिए बच्चे की दोनों चीजें, स्कूल और फैमिली, उसके माइंड सेट में जो ना वो रिलेवेंसी, लॉजिक और कैलकुलेशंस, डिसीजन मेकिंग में ये करते हैं। तो अगर ये तीनों ही करने लग जाएं तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है। वरुण, आपसे मैं अब ये पूछना चाहूंगी कि देखिए जो इमर्जिंग एरियाज हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि डेटा साइंसेज आ रहा है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये नए इमर्जिंग एरियाज हैं। वर्क प्लेस पे भी ऐसे लोग चाहिए जिनको इसकी नॉलेज हो, इसकी समझ हो, और इसके लिए कुछ बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स इनबिल्ट होने ही चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक दैट द करंट मैथमेटिक्स करिकुलम कैन हेल्प टू build those skills which are required to enter into these fields, yeah, some new kind of mathematical skills are required to be addressed at the school stage? पहले तो मैं इस बात को थोड़ा और, आपने कुछ टर्म्स यूज किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन हम देख पा रहे हैं अपने आसपास में, और जो भी नए जॉब्स निकल के आ रहे हैं वो इन्हीं सेक्टर्स में निकल के आ रहे हैं। लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैथ्स पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है। मैथ्स पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है? तो up to some extent I agree with you कि मैथ्स के करिकुलम में कुछ बदलाव जरूरी है, ताकि ये जो नए स्पेसेस निकल करके आ रहे हैं उसके लिए हम अपने अगले जनरेशन को तैयार कर सके, और उसमें कुछ बदलाव की बेहद जरूरत है। वो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के इंटीग्रेशन में को हम के तौर पे हम देख सके, कंप्यूटर साइंस के कुछ एलिमेंट हम मैथमेटिक्स के कुछ एलिमेंट्स को हम वहां पे देख सकें। क्योंकि अक्सर मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि अगर बच्चे को पता नहीं है ना कि मैथ्स वो क्यों पढ़ रहा है, तो वो अल्टीमेटली अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है।
जब तक उसे पता ना हो कि मैथ्स के ये कैलकुलस जो टॉपिक है वो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, उसका कहाँ यूज होना है, ये जो ग्राफ पढ़ रहा हूँ ये ग्राफ को मैं कहाँ यूज करने वाला हूँ, जब तक पता नहीं, जब तक उसे उसका यूसेज नहीं दिखता है, वो कुछ बच्चे इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि करिकुलम में हमें कुछ ऐड ऑन भी करना पड़ेगा। हो सकता है कंप्यूटर साइंस के कुछ एलिमेंट्स हमें ऐड करना पड़े, साइंस के कुछ एलिमेंट्स ऐड करना पड़े, ताकि हमें समझ में आए कि मैथ्स में ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम यहाँ पे यूज करने वाले। लेकिन इस बात को भी मैं बहुत जो मुझे समझ में आता है कि मैथ्स पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है वो उससे हम भटक ना जाए। मैथ्स पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों के थॉट प्रोसेस में बदलाव, बच्चा लॉजिकली सोच पाए, बच्चा प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशन की तरफ जा पाए, बच्चा ऑप्टिमाइजेशन कर पाए। अभी मैं देख पा रहा हूँ, अभी एक टर्म यूज हुआ है ऑप्टिमाइजेशन, जो पोजीशन पेपर में यूज हुआ है। ऑप्टिमाइजेशन हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए, लेकिन जब मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को उठा करके देखता हूँ तो ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप मुझे कहीं दिखता नहीं है। भले ऑप्टिमाइजेशन डेली लाइफ में मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करवाना होता है, मेरे पास 10 तरह के रिचार्ज प्लान होते हैं, कौन सा रिचार्ज प्लान मेरे लिए सुटेबल है वो मैं डिसाइड अल्टीमेटली कर लेता हूँ। वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे मैं ऑप्टिमाइजेशन स्किल यूज कर रहा हूँ। इस तरह के हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां हम ऑप्टिमाइजेशन को एक उदाहरण के तौर पे मैं बस लिया हूं। बहुत तरह के ऐसे स्किल्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, बट उसका प्रेजेंस टेक्स्ट बुक में उस तरह से विजिबल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वो एलिमेंट्स थोड़ा और अच्छे से हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में तो डाल पाएंगे। आप जो बोल रहे हैं, मतलब मैं ये कहूंगी, अभी आपने एक नया वर्ड यूज कर लिया जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कहते थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जिसको हम कहते थे, अभी आपने एक नया वर्ड यूज करा ऑप्टिमाइजेशन। तो कुछ चीजें ये है जहां पर हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन वो चीजें तभी एड्रेस होंगी, तभी आएंगी प्रैक्टिस में, जब हमारी जो पैडागॉजी है वो बदलेगी, अप्रोच बदलेगी। तो शुरू में भी आपने एग्जांपल दिया, पीछे भी अभी हमने बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल हम एक नया वर्ड यूज करते हैं कि चैलेंज बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। यानी फर्स्ट यू गिव द चैलेंज टू द चाइल्ड, and then in order to meet those challenges, in order to cross over those challenges, the child should encounter certain new type of concepts and shall reach to find the solution of the given problem, or to sort out those challenges. तो अगर मैं आपको ये इस अप्रोच की बात करूं, तो प्राइमरी लेवल पर आपको क्या सडनली आपके माइंड में आ रहा है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम दी जा सकती है जहां पर इस अप्रोच को यूज करके बच्चा, ऐसा कौन सा चैलेंज हम उनको दे सकते हैं? कोई ऐसा एग्जांपल आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ आपको अभी अचानक स्ट्राइक हो रहा है तो, या आपने किसी पे काम किया हो ऐसी किसी प्रॉब्लम पे? मैं एक्चुअली टीचर्स के साथ काम किया हूँ। हाँ, मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है टीचर्स के साथ में। हाँ। तो मैं टीचर्स के साथ काम किया हूँ, और मुझे जो अभी जो आपने अभी आपसे डिस्कशन करते हुए मुझे ध्यान आया कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हैं और बच्चों को डेसिमल नंबर सिस्टम सिखा रहे होते हैं। तो मैं टीचर्स के सामने एक नया प्रॉब्लम सेट कर देता हूं कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम भूल जाओ, जो हमारा न्यूमरल से 0 से लेकर के 9 तक, ये जो 10 न्यूमरल्स हम लोग यूज करते हैं आज के डेली लाइफ में, इस 10 न्यूमरल्स को भूल जाइए। मैं उनके सामने कुछ नया न्यूमरल्स दे देता हूँ, बिल्कुल नया सिंबल्स है, नया नंबर नेम है, और फिर मैं उसका नंबर मीनिंग मैं सेम रखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल स्टार का मतलब होता है कुछ नहीं, 0, जो मीनिंग कुछ नहीं, बीटा का मतलब होता है 1, गामा का मतलब होता है 2। इस तरह के कुछ मैं सिंबल्स उनको दे देता हूँ, और उनको मैं बोलता हूँ कि अच्छा, हम लोग अभी डेसिमल नंबर सिस्टम में काम नहीं करते, कोई दूसरे नंबर सिस्टम में काम करते हैं, जहाँ पे जो कि एक अगेन पोजिशनल नंबर सिस्टम को ही का ही सारा कैरेक्टरिस्टिक काम होगा। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी नंबर सिस्टम या कोई दूसरा नंबर सिस्टम। मैं उनको इस तरह के एग्जांपल्स देता हूं कि आपको पुराना चीज भूल जाना है, और नए रोल में मैं उनको असाइन कर देता हूं। फिर आप बताओ कि आपको क्या फील हो रहा है, आप कितना कंफर्टेबल हो नंबर्स को ऑपरेट करने में, जोड़ने में, घटाने में, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप कितने कंफर्टेबल हो। तो टीचर्स को समझ में आता है, अच्छा ये तो काफी मुश्किल चीज है, ये जो प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम लोग बचपन से डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ते आ रहे हैं, प्लेस वैल्यू को पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं अगर डेसिमल नंबर सिस्टम को उठाकर बाइनरी नंबर सिस्टम उनको पूछ दूं,
अगेन वो भी सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जो चीज डेसिमल नंबर सिस्टम जो कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, पोजिशनल नंबर सिस्टम एक बड़ा डोमेन है, डेसिमल नंबर सिस्टम उसका एक सबसेट है, बाइनरी नंबर सिस्टम अगेन उसका एक सबसेट है। तो मैं बाइनरी नंबर सिस्टम का उदाहरण लेके उनसे पूछता हूँ कि अच्छा आप बताइए कि इसमें कैसे आप नंबर्स को ऐड कीजिएगा या मीनिंग बताइएगा। तो टीचर्स भी काफी मुश्किल में पड़ जाते हैं, उन्हें भी नहीं समझ में आता है कि अच्छा 10110 का क्या मतलब है, 1001 का क्या मतलब है। तो इस तरह के मैं उन्हें नए एग्जाम्पल्स उनके साथ में एक्टिविटी करता हूं ताकि उनको रियलाइज हो सके कि जो 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 नंबर सिस्टम हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं ये एडल्ट्स के लिए आसान है, बड़ों के लिए आसान है, बच्चों के लिए आसान नहीं है। बच्चों के लिए आपको बच्चों की तरह सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये एक मुझे पॉइंट मुझे अभी ध्यान में आया जो आपने बोला कि क्या मैं बच्चों के साथ क्या यूज में, मेरा बच्चों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, टीचर्स के साथ में इस तरह के कुछ वेरिएबल्स कुछ बदलाव लाता है। बच्चों की तरह इग्नू के जो स्टूडेंट हैं जो कोर्स लेते हैं CTPM का, उनके साथ भी मैं ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट करता हूँ और उनको कहता हूँ ये नंबर अब आप बाइनरी में लिखो और उसके साथ ऑपरेशन करो। दे फाइंड इट वेरी बैफलिंग। वो उनका लगता है इतना मुश्किल काम है ये, हाय। मैंने कहा अच्छा बेस 10 को बदल के हम बेस 5 कर देते और न्यूमरल 0 1 2 3 4 है, बताओ आप कैसे लिखोगे। और पोजीशन की वैल्यू भी बदल गई है, वो पोजीशन की वैल्यू 5 हो गई है, तो क्या करोगे। तो इतना मुश्किल उनके लिए होता है, यानी हमारे दिमाग में वो डेसिमल सिस्टम इस तरह से एम्बेड हो चुका है कि वो हम समझते हैं दिस इज द ओनली सिस्टम, और जब किसी और दूसरे सिस्टम पे मूव करते हैं तो इवन द एडल्ट्स फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन टू एनी अदर सिस्टम। जब हम उन्हें सिखा देते हैं, मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे टीचर्स को मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ तो भी वो बहुत मुश्किल फेस करते हैं इस बात को समझना। यानी हम लोग इतने स्टिक हो गए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के कि अच्छा 1 इकाई की जगह पे उसे मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना, दहाई पे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो सैकड़ा है वहां पे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं बोल देता हूँ कि अच्छा 10 हटा दो, कुछ और रख दो, फिर आप क्या मल्टीप्लाई करो, पोजिशनल वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा, तो वो पोजिशनल वैल्यू ही नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं। बाद में उसका मीनिंग निकालना तो दूर की बात है, बेसिक ऑपरेशन तो बात की बात है। जो पोजिशनल वैल्यू डिटरमाइन सबसे पहला स्टेप होता है पोजिशनल वैल्यू मुझे डिटरमाइन। अब डेसिमल में तो मैं बचपन से सीख रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये, लेकिन नए नंबर सिस्टम में पोजिशनल वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा कोई आइडिया नहीं है। तो मैं धर्म प्रकाश सर के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा तो रहा है ये मैं इसको ये भी कहूंगी, एक तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो ट्रांजिशन है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ट्रांजिशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट, चाहे वो बड़ों के लिए हो चाहे वो बच्चों के लिए हो। और दूसरी चीज ये कि जो लैंग्वेज है मैथ्स की वो लैंग्वेज भी। हाँ जी जगविंदर जी बताइए प्लीज। आई वाज वाइस प्रिंसिपल इन 2003 to 2005. हाँ. And I used to teach mathematics, and there were 2 sections. हाँ जी. Whole 6 month we adopted this practice. 6 महीने हमने सेम अपना के देखा। एक लेडी टीचर थी सविता, वो उसको हमने मतलब सभी टूल्स दिए, कुछ मैथमेटिक्स की लैब का सामान दिया, हमने पढ़ा। एक सेक्शन में हमने पढ़ा कि भाई इसको रटवा दो टर्मिनोलॉजिकल, जैसे व्हाट इज नंबर, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज एंगल, तो उसको एंगल रटवा दिएगा। वर्टेक्स क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, रेज और लाइंस में डिफरेंस क्या है, केवल रटवा दो इसको सवाल समझा दो, इसको मतलब सम करवा दो। आपने एक को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया और दूसरे को आपने थ्योरेटिकली करवाया। हाँ जी। रिजल्ट क्या निकला? When these students were in 8th standard, तो मैं आ गया वहां से, लेकिन मैं फिर वहां जाता रहा। फिर 9th में पाया कि जिसने रट्टा लगा के 2 1 जा 2 2 2 जा 3, और बाद में टीचर ने कंसेप्ट करवाया। तो डाटा एनालिसिस मेरा ये कहता है भाई उनका मैथमेटिक्स अच्छा रहा जिनको फोर्सफुली पहले रटवा दिया फिर समझा दिया।
अच्छा। लेकिन उसमें क्या था कि जितने भी टर्म आए उसकी टर्मिनोलॉजिकल डेफिनेशन रटवाते थे बच्चे को। मतलब जैसे नंबर क्या है, डिजिट क्या है, न्यूमरेसी क्या है, न्यूमेरो क्या है, तो उसको मतलब उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में रटवाते थे। मतलब नहीं तो थ्योरेटिकल जिनको लैंग्वेज। जिनको आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया, जिनको टूल्स दिए समझने के लिए, उनकी उनका अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ज्यादा अच्छी क्लियर था, डेवलप नहीं हुई, आपका कहने का मतलब ये है? उनका कंसेप्ट इतना ही क्लियर था, उनकी कैलकुलेशंस, उनके एनालिटिकल्स और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि सम निकालने की स्पीड उनकी ज्यादा थी, जिनको रटवा के समझाया, जिनको समझा के फिर प्रैक्टिस करवाई, दोनों में ये डिफरेंस है। बट आई डिस्क्लोज ओनली फ्यू मोमेंट्स दिस कि भैया ये सब भारत कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, उसमें सेक्शन में 6 महीने में क्या होता है ये स्टडी पे। खैर ये जो चीज है ना, चाहे हम हाथ में टूल्स पकड़ा दें, हमारे बच्चे फिजिक्स लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, वो वहां पे भी थ्योरी कर रहे होते हैं, क्योंकि रिजल्ट उनको पहले से पता होता है, और उनको ही पता होता है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मुझे अपनी जो लॉग बुक है उसमें रीडिंग्स ऐसे ही नोट करनी है। अगर मुझे ये मालूम है कि T1/2 T2 जो है वो कहीं पे 1/2 ही वैल्यू आनी चाहिए, तो मैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली रीडिंग ऐसे नोट करूंगी कि T1 अगर मेरे पास 3 आ रहा है तो T2 मेरे पास जो है वो 3 बाय वो 6 ही होगा, कुछ और नहीं होगा। तो एक तो ये है कि हमने लैब में ले जाकर के भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की अपॉर्चुनिटी बच्चे को नहीं दी, वो खुद से डिस्कवर नहीं कर रहा कुछ भी, वो तो सिर्फ वो जो उसके माइंड पे ग्राफ्टिंग करी हुई है आपने, जो उसको पहले से बता रखा है, बस वो जाकर के वेरीफाई कर रहा है, या वेरीफाई नहीं भी कर रहा, उसको पता है कि मुझे प्रैक्टिकल पूरा करना है कॉपी में और इसके मुझे मार्क्स मिलने हैं। तो तो हैंड्स ऑन देते हुए भी एक्चुअली कैसी अप्रोच यूज की गई है, कितना वो पॉसिबिलिटी दी गई है डिस्कवरी की, दैट डिसाइड्स कि कॉन्सेप्ट कैसे बने होंगे। दूसरी चीज जहां तक आपने कहा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्पीड और एबिलिटी, तो ये जो प्रॉब्लम इन लोगों ने सॉल्व करी वो वही प्रॉब्लम्स हैं जो बुक में दी गई हैं, और ये बच्चे ऑलरेडी आई थिंक वो उनकी उनकी कंडीशनिंग हो चुकी है कि उनको हर चीज को रटना है या प्रैक्टिस करनी है। तो जो प्रॉब्लम्स हमने पूछा भी वी कांट से, हाँ मैं यही आने लग रहा था, मेरे को पता है कि बुक की प्रॉब्लम्स का सबके साथ में हमारे यहाँ आपको पता है कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं है, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो फील्ड मेडल है। एंड देयर इज वन लेडी, ईरानियन लेडी है मिर्जा अमीर खानी, जिनको ये फील्ड मेडल मिला। उनका ये कहना था कि जब तक मैं स्कूल में थी अपने, मेरे ऊपर स्लो लर्नर का टैग लगा हुआ था। सबको लगता था कि मुझ में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, मैथमेटिक्स में नहीं कर सकती हूँ। एंड देन शी आफ्टर हर क्लास 12th शी शिफ्टेड फ्रॉम ईरान टू US, शी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम दैट प्लेस। तो जब उनका ग्रेजुएशन में उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वहां पर प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करना पड़ता है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम दी जाती है, सेल्फ लर्निंग मोड में है, तो उनकी एबिलिटीज जो है वो उस समय पे अनलीश हुई। उनके जो प्रोफेसर थे उनको पता चला कि ये बच्ची तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो उनको पूछा गया कि आपको स्लो लर्नर का टैग क्यों लगा हुआ था आप जब स्कूल में थी? शी सेड कि जब टीचर प्रॉब्लम पूछती थी तो मैं उसको बहुत सारे पर्सपेक्टिव में सोचा करती थी, तो इतने पर्सपेक्टिव में सोचने में ऑब्वियसली मेरा जो रिस्पांस टाइम था वो बहुत ज्यादा था, बाकी सबका रिस्पांस टाइम कम था। तो जब तक मैं रिस्पांस देती, लोग आगे, क्योंकि वो बच्चे क्वेश्चन रट कर आए होते थे, तो वो क्लास आगे चल चुकी होती थी, प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी, डिस्कशन ओवर हो चुका होता था, और करते करते उनके ऊपर एक टैगिंग हो गई कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी का केस है स्कूल में। तो कई बार ये भी है, मतलब मैं आपकी जो बात आपने अभी कही है, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा और रिसर्च की जरूरत थी। शायद आपने एक अच्छी कोशिश करी कि आपने 2 कंट्रोल ग्रुप बना करके उनके परफॉर्मेंस को चेक करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें थोड़ा और 2 स्टेप आगे जाने की जरूरत थी कि नई प्रॉब्लम्स को वो कैसे एनकाउंटर कर रहे हैं। मुझे लगता है अच्छा, एक और भी बात इसमें जो मुझे लगता है हाँ, कि हमने असेस क्या किया, हाँ, सवाल सॉल्व करने की प्रॉब्लम असेस की, या उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग असेस की।
अगर हमने सवाल जो हमारी टेक्स्ट बुक के सवाल हैं उनको सॉल्व करने की, उन दिनों तो मेरे को ये करने की क्लियर भी, प्रकाश सर, उन दिनों तो मेरे को ये क्लियर भी नहीं पता था कि एनालिटिकल, क्रिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये डीप में मुझे पता नहीं था, सुने सुनाए ऐसे वर्ड होते थे, मतलब इट्स मींस 20 ईयर बैक स्टोरी। चलिए, ये तो हम सब तो अच्छी एक बात दूसरे के कि एक्सपीरियंस से एनसीएफ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से ये इन वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग भी बननी शुरू हुई है, एटलीस्ट हमने सोचना शुरू किया है। वरुण, मैं आपको पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, ये दो डोमेन्स खासकर से ऐसी हैं जहां एल्जेब्रा बच्चों को बहुत क्योंकि वो जो भाषा है वो बदल जाती है। अभी जैसे सिस्टम की आप बात कर रहे थे, ऐसे यहाँ पर हम सीधे सीधे नंबर से वेरिएबल्स पर आ जाते हैं, एंड सडनली स्टूडेंट स्टार्टेड फीलिंग कि ये क्या अननेसेसरी सी चीज कराई जा रही है। हम लाइफ में तो नंबर्स यूज करते हैं, ये एक्स वाई कौन यूज करता है अपनी लाइफ में? हर चीज की कॉस्ट निकालनी है तो नंबर से यूज करेंगे, ना कि एक्स वाई जेड। और दूसरा, उनको ज्योमेट्री को देख करके, क्योंकि खासकर से हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ाते हैं स्कूल में, तो यूक्लिड वो ज्योमेट्री को भी उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह पे दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी है। सो व्हाट डू यू फील कि किस स्टेज पर अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या ज्योमेट्री को किस तरह से हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए? तो पहले अलजेब्रा को समझ लेते हैं, जो मुझे समझ में जितना समझ में आता है। तो बेसिकली अलजेब्रा है क्या? वो एक अरिथमेटिक का ही एक्सटेंशन है। अलजेब्रा, जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो वो अरिथमेटिक का एक्सटेंशन है। जब हम अरिथमेटिक को हम n से डिनोट करते हैं, यानी अगर कोई उदाहरण के तौर पे दूं कि एक त्रिभुज में तीन, अगर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं माचिस की तीलियों से, तो उसमें कितने स्टिक्स होंगे? 3 स्टिक्स होंगे। अगर इसी तरह से दो ट्राइंगल हो गए तो इसमें कितने तीली हो गए? 3 और 3 6 तीलियां हो गए। इस तरह से अगर 4 हो गए, 5 हो गए, n हो गए, तो कितनी तीलियां होंगे? तो अलजेब्रा क्या है? अरिथमेटिक का एक्सटेंशन है। तो सबसे पहली बात तो हमें यही समझना पड़ेगा, अलजेब्रा कुछ दूसरा चीज नहीं, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। अलजेब्रा को मैं अरिथमेटिक के एक्सटेंशन के तौर पे हमें देखना चाहिए। दूसरा बात ये कि जब हम अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करते हैं तो अलजेब्रा में हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं, जहां पे हम अननोन की बात करते हैं, वेरिएबल की बात करते हैं। तो अगर उन्हीं वर्ड्स प्रॉब्लम को आप विदाउट अलजेब्रा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को आप उठाइएगा और अलजेब्रा से हट के अरिथमेटिक को यूज करके उन वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन जो एफर्ट आप लगा रहे हैं अरिथमेटिक को यूज करके उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अलजेब्रा अगर आप लगा रहे हैं तो वो आपका टाइम भी आधा हो जाएगा, स्टेप भी आधा हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि अलजेब्रा से एक तो हमारा टाइम आधा हो जाता है और जो एफर्ट हम लगाते हैं वो आधा हो जाता है, और ये एक अरिथमेटिक का ही एक्सटेंशन है। डेफिनेटली ये एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि हम इससे पहले नंबर्स को सीख रहे होते हैं। नंबर भी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन नंबर के एब्स्ट्रैक्टनेस को हम कम कर लेते हैं आइटम्स को दिखा करके, ऑब्जेक्ट्स को दिखा करके। मैं इसमें वरुण बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं सिर्फ उसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि हम अलजेब्रे अरिथमेटिक जब कर रहे हैं तो अगर उसमें हम पैटर्न ढूंढ लें कि एक नंबर में एक जोड़ने से अगला नंबर आता है, तो nth नंबर में क्या जोड़ें कि अगला नंबर आए, तो वो अलजेब्रा हो गया। तो वो रूल मेकिंग अगर हम बच्चों को सिखाने लगे तो शायद अलजेब्रे में थोड़ी आसानी हो जाए। हाँ, तो हमें मतलब इसके एक्सटेंशन के तौर पे देखना चाहिए। और पैटर्न एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न्स में भी क्या होता है, पैटर्न्स में भी कुछ रिलेशनशिप होता है कि नंबर्स में पैटर्न हो सकता है, शेप में पैटर्न हो सकता है। तो वहां हम पैटर्न्स के एलिमेंट्स के रिलेशनशिप को देखते हैं और उसी को एक्सटेंड करके जनरलाइज कर देते हैं। वही जनरलाइजेशन अरिथमेटिक का अलजेब्रे के तौर पे मैं देखता हूं। दूसरा बात यह कि जब हम अलजेब्रा सीख रहे होते हैं तो हम हमारे अंदर कुछ अलजेब्राइक, जिसे हम वर्ड यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, अलजेब्राइक थिंकिंग डेवलप होता है। यानी सोचने का एक तरीका कि इस वर्ड प्रॉब्लम को का सही एक्सप्रेशन क्या होगा। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसका सही
अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होगा वो सोच पाना एक अलजेब्रा पढ़ाने का उद्देश्य होता है। तो बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट में सोच पाए इस वर्ड प्रॉब्लम का क्या सही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, यह कर पाए, एक बड़ा उद्देश्य होता है अलजेब्रा का। मुझे जो समझ में आता है ज्योमेट्री, अगेन आपने कहा यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही हम लोग पढ़ते हैं, प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो हम पढ़ रहे होते हैं। और एक ज्योमेट्री पढ़ाने का जो एक मॉडल है, वैन हैली मॉडल, एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक पूरा मॉडल प्रेजेंट किया है कि हम कैसे ज्योमेट्री को पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल अलग अलग लेवल से डिफाइन कर रखा है कि अच्छा आपका कुछ तो उन्होंने लेवल 0 डिफाइन कर दिया है कि अच्छा ये आपका लेवल 0 है, जिसे हम उन्होंने टर्म यूज किया विजुअलाइजेशन, कि हम इनिशियल लेवल पे बच्चों को सॉर्टिंग कराना सीखें और मैचिंग कराना सीखें, बच्चों को सॉर्ट करना देख पाए कि अच्छा ये जो मेरा मोबाइल फोन है इसके जैसा मुझे क्या क्या आइटम दिखता है, अच्छा तो मेरा ब्लैक बोर्ड भी शायद इसी की तरह है, मेरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी इसी तरह है, डस्टर, मतलब ये बिल्कुल लेवल 0 की मैं बात कर रहा हूं। तो वैन हैली ने कहा कि लेवल 0 में बच्चों को क्लासिफिकेशन आना चाहिए, बच्चों को सॉर्टिंग करना आना चाहिए। फिर उन्होंने इस तरह के अलग अलग लेवल्स 1 में उन्होंने बोला कि बच्चों को एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और दूसरे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच के रिलेशनशिप को देख पाए। इस तरह से अलग अलग उन्होंने लेवल्स बताया है। तो जिसको एग्जैक्टली अगर मैं उस वैन हैली मॉडल को अपने टेक्स्ट बुक से जोड़ते हुए देखूं तो हमारा जो करंट टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, वो उसी को फॉलो करता है। और मैं उसके प्रोग्रेशन को भी देख रहा था कि क्या ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक की जो प्रोग्रेशन है वो वैन हैली को मॉडल को मैच करता है, तो वो बिल्कुल मैच कर रहा था। तो डेफिनेटली ज्योमेट्री पढ़ाने का जो तरीका होता है वो हमें इसी तरह से फॉलो करना चाहिए जो वैन हैली ने दिया है, और एग्जैक्टली हमारा एनसीईआरटी उसी को फॉलो करता है। उसका ज्योमेट्री का वैन हैली ने एक और बड़ी मजेदार बात कही थी। उनका कहना ये था कि जो ज्योमेट्री में परफॉर्मेंस होती है स्टूडेंट्स की वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है, उनको ज्यादा डर लगता है। उसका कारण ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो उसके 0 और 1 लेवल पर होते हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर होते हैं या फर्स्ट लेवल पर होते हैं, और टीचर होता है 3rd या 4th लेवल के ऊपर। 5th लेवल पर तो कोई होता नहीं है, वो रेयर होते हैं, वो जीनियस होते हैं जो 5th लेवल पर होते हैं। तो टीचर 3rd और 4th लेवल पर होता है, बच्चा 0 और 1 लेवल पर होता है। वो दोनों कभी मतलब मैचिंग हो ही नहीं पाती है, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाती। हाँ, वो कम्युनिकेशन उस तरह की हो ही नहीं पाती। तो एक्चुअली मैम हम लोग अपने ट्रेनिंग में इसी भी बात करते हैं कि अच्छा लेवल को पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा लेवल 1 का क्या मतलब है, लेवल 2 का क्या मतलब है, लेवल 3 का क्या मतलब है। आपको कैसे, मैं उनसे समझता हूँ कि आप कैसे इस चीज को टैकल करते हो अपने क्लासरूम में, ज्योमेट्री को आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो। तो कई टीचर्स बोलते हैं ना कि पहले हमें 2D फिगर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल। लेकिन अगर मैं वैन हैली मॉडल पे जाऊंगा तो उसमें तो बोलता है कि हमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यूज करना चाहिए, हमें 2D ऑब्जेक्ट्स तो कहीं दिखता ही नहीं है आसपास में, हमें तो संतरा दिख रहा होता है, फुटबॉल दिख रहा होता है, मोबाइल फोन दिख रहा होता है, ये सारे 3D ऑब्जेक्ट्स है, ये 2D है नहीं। तो हमें 3D में पहले सॉर्टिंग कराना चाहिए, हमें 3D में मैचिंग कराना चाहिए। उसके बाद इन 3D के हम कुछ शेप्स पे बात कर सकते हैं। अच्छा इसके जो फेसेस होते हैं वो शायद 2 डिमेंशनल हो सकते हैं, उसको 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम ट्रेस करवाते हैं पेपर में, और वहां से 3D से हम 2D पे आते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो फिर 2D को क्यों पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. So actually it is almost 6:05, so we would like to have one or two comments from the teachers who are present here. Anybody wants to say anything? Sanjay, you have raised your hand. I think. हाँ जी, बोलिए. Yes, ma'am. Yes. Good evening, Varun sir. Good evening, sir. Sir, I am Dr. Sanjay Talyani. I am a mathematics teacher. सर स्टूडेंट्स को आई डोंट नो, जैसे जगमेंद्र सर ने कहा, मैथमेटिक्स को क्रैमिंग करने का इतना ज्यादा शौक हो गया है कि अगर हम क्वेश्चन में बच्चों के क्वेश्चन की वैल्यूज बदल दें तो बच्चे वही पुरानी वैल्यूज वाला आंसर लिख देते हैं। तो सर वो कैसे इस चीज को अवॉइड किया जाए, क्योंकि बच्चा अनोइंगली इस चीज को रटते जरूर हैं, चाहे हम कितनी एप्लीकेशंस क्यों ना दें, उनको कितना भी सिखाएं, वो मैथमेटिक्स रटते फिर भी हैं। यही सर मुझे लग रहा है सबसे बड़ा इश्यू है मैथमेटिक्स डोमेन में कि कैसे आज एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन में मैंने डिजिट्स बदल दिए, बच्चों ने पुराने डिजिट्स के आंसर लिख दिए।
तो सर ये संजय जी, जब तक आप बच्चों से सिर्फ एक करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट करते रहोगे ना और उनको इस बात के लिए फोर्स करते रहोगे कि 100% मार्क्स आने चाहिए, तो उसको एक ही पर्पस, वो एक ही वो तरीका दिखाई देता है कि जो कुछ किताब में दिया है उसको रट लो, घोटा लगा लो और वही उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस कर लो। और एग्जामिनेशन हॉल में ना, बिल्कुल ही अलग देता हूँ। हाँ जी, हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में मैंने देखा है नहीं आएंगे जिसके मल्टीपल आंसर्स हों, हाँ, और वो सारे के सारे आंसर्स करेक्ट हों, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, असेसमेंट में नहीं आएंगे, सारे के सारे आंसर करेक्ट हो या सारे के सारे इनकरेक्ट हो। हाँ, ये वो भी हम तो ट्राई करके देख चुके हैं। दोनों तरीके। हाँ, दोनों तरीके से मैंने ट्राई किया। एक क्वेश्चन मैंने बच्चों को दिया जिसमें करीब 500 बच्चों को दिया वो क्वेश्चन, जिसके दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट थे। तो बच्चों ने पहला ऑप्शन ट्राई किया और उन्होंने ये सोचा कि पहला इनकरेक्ट है तो दूसरा तो करेक्ट होगा, उन्होंने दूसरे के ऊपर ठीका लगा दिया। हाँ, वो तो बिना चेक किए कि वो दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट था। इवन उस स्कूल के प्रिंसिपल ने वो सम जब सॉल्व किया तो उन्होंने भी क्या किया, यही किया कि एक ऑप्शन को देखा ये इनकरेक्ट है तो दूसरा तो करेक्ट होगा ही। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकते। सर वो मतलब ऐसा होता है ना मैथमेटिकल नॉलेज में, पर इतना कॉन्फिडेंस होना कि हम ये कह सकें कि ये तो दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, ये तो बहुत देर की बात में आएगा। बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं ना, तो मैं हमेशा ना उनको एक बात कहती हूँ कि लिखना, वो पढ़ना जो पेपर में लिखा हो वो मत पढ़ना जो तुम पढ़ना चाहते हो। कि हमारे यहाँ समस्या ये भी होती है कि हम जो हमने प्रिपेयर करा है हम वही क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं और वही पढ़ते हैं चाहे लिखा कुछ भी हो। और यही टीचिंग में भी हो रहा है, क्योंकि जो हम पढ़कर आए हम केवल वही सिखाना चाहते हैं। We don't want to deviate from that, कि मैंने ऐसा सीखा था इसलिए मैं भी ऐसे ही सिखाऊंगी, वही तरीका ठीक था। मुझे याद है कि मैं हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने चाहिए, मतलब जो हमारा कंफर्ट जोन है, जो हमारा एक्सपर्टाइज है, कोशिश करना चाहिए कि भाई उसको तोड़ें और जो एक्सपेक्टेड है सही में हम उसकी तरफ बढ़ें। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कंफर्ट जोन में था मैम, तो माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे बहुत सारे बच्चे रटते थे और टीचर टिप्स देते थे कि इसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, कि अगर माय फादर आ जाए तो इसको माय फादर में कैसे चेंज करोगे और उसको माय फादर से माय बेस्ट फ्रेंड में कैसे चेंज करोगे और कुछ और। तो वो प्रॉब्लम तो रहेगी कि जब तक हम रटवाने की, जब तक नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो आप वर्ड यूज कर रही हैं, जब तक वो हम मौका नहीं देंगे और उसको मौका देंगे कि वो गलती करके सीखे। आज की तारीख में गलतियों के साथ हमने बड़ा एक टैग लगा दिया है कि गलती करता है तो ठीक नहीं है। जब तक हम गलती को ये कहेंगे बेस्ट गलती इस क्लासरूम में कौन कर सकता है, इस तरह से जब तक ना सोचें तब तक ये बात बनेगी नहीं। बिल्कुल सर। तो एक लास्ट, मतलब मैं चाहूंगी 30 सेकंड्स में ऑल ऑफ यू हु आर हियर, सिर्फ 30 सेकंड्स में एक लाइन में ये बता दीजिए आपको क्या लगता है कि ये जो अब नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, एनसीएफ नया बन रहा है फिर से, तो उस एनसीएफ में क्या एक चीज आपको लगता है कि क्या ऐड करनी चाहिए? जो पुराना था बहुत अच्छा था, हमने मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड की बात भी करी है, और भी बातें करी हैं उसके बारे में। सिर्फ 30 seconds में आई वॉन्ट एवरीबडीज ओपिनियन ऑन दिस। What one thing should be added in the new curricular framework? Ma'am, I think yes. Mathematics practical should be given more weightage. More means experiments and the daily life happening should be introduced in the more context. 30 seconds, exactly 30 seconds. Next, वरुण आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट को बहुत ही कंपार्टमेंटलाइज तरीके से अभी हम लोग पढ़ते हैं। मैथ्स मतलब मैथ्स, फिजिक्स मतलब फिजिक्स। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मतलब मैथ्स एज ए टूल में हम बहुत जगह यूज करते हैं। वो बायोलॉजी में भी हम बहुत सारे मॉडल्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे यूसेज हैं। तो वो कंपार्टमेंटलाइजेशन मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग किसी तरह से तोड़ पाए, हो सकता है इंटीग्रेट करके या कोई और
हाँ, तो ये मुझे लग रहा है कि इस पे काम करना चाहिए। Meenakshi has raised hand. Meenakshi. I would like to say that why we are always assessing the child, yeah, right, wrong. Let us concentrate on the technique also. It may be possible the child can give us some new technique. आज तक जो चलता आया वही क्यों ठीक है? हो सकता है बच्चा उसमें कहीं हम उसको बताते आए कि 2 + 2 + 2 6 हो रहा है. So why I'm not giving the child to think over कि और कैसे 6 हो सकता है? You give us. I'm just giving one example. On the like for example we are going to the senior classes, तो वहां भी हमने उनको बता दिया कि कैलकुलस में ये हुआ. Let us think कि हम उनको आंसर देकर आंसर ये है, तो what should be the question also? Let them think in that way. और वो उसके लिए हो सकता है उन्हें असेस ना किया जा सके. गलत दे जैसे सर कह रहे थे अभी. तो सबसे बड़ी बात कि हम टीचर्स अपना माइंडसेट चेंज करें कि अगर बच्चे का ओपिनियन हमसे डिफरेंट है तो उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करें. Yes, that is important. We have to take that challenge. Yes. We have with us Shanu Gupta. Shanu, you would like to say anything? I think she is not responding. Jagvinder ji. Ma'am, 30 second I would say कि 50% आपने बता दिया. As the every child is unique. तो mindset of teacher. हाँ जी. NEP और न्यू करिकुलम ये करवा दे कि टीचर का भी सेम रोल मॉडल होगा, इनके टेस्ट होगा. हाँ. एक्टिविटी का भी, असेसमेंट का भी, इवेल्युएशन पार्ट 2 का भी. फिर आप टेस्ट लेना. हाँ, फिर आप टेस्ट लेना शुरू कर दोगे टीचर को और फिर आप उसके ऊपर राइट रॉन्ग का टैग लगाओगे. वो भी उसी डर से एग्जाम में बैठेगी जिस डर से बच्चा बैठता है. तो दिस इज तो माइंडसेट को चेंज करने का तो कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा टेस्ट के अलावा. एक्चुअली आई थिंक कि टीचर का अगर मतलब टीचर का असेसर का पार्ट कोई या टीचर का इवेल्युएशन का पार्ट कोई या ऑब्जर्वेशन का पार्ट करेक्ट कर दिया जाए. जैसे मैं बस सेइंग था भाई बच्चे को लेट्स दी बच्चे की ओपिनियन भी है तो वो स्टूडेंट्स लेड लर्निंग मतलब जैसे ना टीचर लेड लर्निंग तो स्टूडेंट्स लेड लर्निंग +1-2 में तो टीचर लेड लर्निंग तब ज्यादा अच्छी होती है. इसमें ना मैं एक और वर्ड ऐड करना चाहूंगी. जैसे हमने कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को वो एक्सेप्ट करना सीखे, इसी तरह मैं ये भी कहूंगी कि जो सेल्फ लर्निंग है ना उसको भी बिलीव करना सीखे. हम ये सोचते हैं जो दूसरे ने हमें पढ़ाया वो ठीक है, जो हम खुद से सीख रहे हैं वो शायद जरूर गलत ही होगा. ये एक कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक ऐसी हेजिटेशन या वो रहती है, फीलिंग रहती है, कोई कॉम्प्लेक्स रहता है कि मैंने अपने से ये अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हो रही है, पता नहीं ये ठीक है या नहीं है, और जो सामने वाला है वो एक्सपर्ट है, जो वो कह रहा है वही ठीक है. तो इससे भी बाहर आने की जरूरत है. सो शानू जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है. हाँ जी, हाँ शानू जी बोलिए. दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जैसे हम लोग लेसन करते हैं तो हम बच्चों को कॉन्सेप्ट देते हैं. हम कॉन्सेप्ट देते हैं कि लीनियर इक्वेशन करानी है जैसे 10th में तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, ये करना है. इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई सजेस्ट और व्हाट आई एम डूइंग इन माय क्लास कि मैं हमेशा बच्चों से बोलती हूँ यू रीड दीस फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ थ्योरी एंड यू विल टीच अस. तो उससे थोड़ा फ्लिप लर्निंग में सिर्फ ये फायदा हो जाता है कि बच्चा हर कोई कोशिश करता है कि कल क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, मुझे चांस मिले. वेरी नाइस. बच्चा जो है थोड़ा थ्योरेटिकली अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है और डीपली पढ़ता भी है. और फिर हमें भी लगता है कि अच्छा मैं पढ़ाती तो शायद ऐसा पढ़ाती, बच्चे ने अच्छा ये भी पढ़ाया है. तो देयर यू कैन हेल्प द चाइल्ड कि ठीक है आपने पढ़ाया है बेटे परफेक्टली फाइन बट दिस वुड बी एडेड इन दिस. आई गेस इससे बच्चे की ना इन डेप्थ नॉलेज बढ़ती है. दिस इज व्हाट आई हैव. Very nice. Shanu ji, can I ask you from which school you are? Yeah, I am vice principal in Manthan School, Greater Noida. Okay, great, welcome. Yeah. So I think it would be nice if